गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए की संरचना। देखिए, डीएनए मैंने आपको कल बताया था कि एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसमें मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ कि सूचना संग्रह करने के लिए डीएनए अच्छा है। डीएनए आरएनए की तुलना में अधिक स्थायी है। ठीक है, और स्थायी मतलब ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। थर्ड जो है, आरएनए सूचना को एक्सप्रेस करने हेतु डीएनए से अधिक अच्छा एक जेनेटिक मटेरियल है। यानी अगर हम ये बात करें कि एक्सप्रेस करने के लिए कौन अच्छा है, तो उसमें हम आरएनए को इंक्लूड करेंगे। तो डीएनए हमारा स्टोर हाउस है जेनेटिक मटेरियल का, और डीएनए प्रत्येक सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक इसकी जगह नहीं है। ईच एंड एवरी सेल्स कंटेन डीएनए। तो डीएनए की खोज के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। इसमें जो सबसे पहले जो प्रयास लिया जाता है वो आप इसमें देखिए, मॉरिस विल्किंसन और रोजलैंड फ्रैंकलिन, ये जो दो हमारे वैज्ञानिक थे लंदन के। इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा डीएनए की हेलिक्स संरचना के बारे में जानकारी हासिल की। ठीक है, अब जब इन्होंने इस प्रकार का वर्क किया, उन्होंने काफ़ी जानकारी इसके बारे में जुटाई। उसके बाद कैम्ब्रिज की जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये आपने बहुत बार नाम सुना है, वाटसन और क्रिक का मॉडल हम जो पढ़ते हैं। इन्होंने फिर इनके द्वारा जो कार्य किया गया, विल्किंस और फ्रैंकलिन के द्वारा जो काम किया गया, उनकी जो भी उन्होंने सूचनाएं दी, उनके आधार पर 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया। हेलिक्स का मतलब यहाँ पर कुंडली से है। ठीक है, तो ये सब काम करने के लिए वाटसन, क्रिक और विल्सन को 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला। विल्किंसन, वाटसन और क्रिक को। फ्रैंकलिन को ये प्राइज़ क्यों नहीं मिला? क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी कैंसर से, और मृत्यु के पश्चात ये पुरस्कार नहीं दिया जाता। ठीक है, और इसमें एक कार्य बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वाटसन और क्रिक ने मॉडल को बनाने के लिए दो चीज़ों की हेल्प ली। एक तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है, जो रोजलैंड और विल्किंसन ने की थी। दूसरा, इन्होंने इरविन चरगाफ्स के द्वारा जो डीएनए से संबंधित क्षारों के आंकड़े दिए गए थे, चरगाफ ने, उसमें इनको बहुत ज़्यादा मदद मिली। तो हम आज आपको चरगाफ्स रूल बताएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चरगाफ्स रूल क्या है, बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। सबसे पहले जो क्षार होते हैं, उन क्षारों के नाम हमें आने चाहिए। तो दो प्रकार के क्षार होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन के बारे में हम बात करें तो एडेनिन और गुआनिन, दो प्रकार की प्यूरिन जो है डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। अगर हम पायरिमिडिन की बात करें, तो पायरिमिडिन जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है? थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक, एक सरल तरीका इसको याद करने का है, COT का। ठीक, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। तो डीएनए में यूरेसिल नहीं होती है, क्योंकि यूरेसिल बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है और डीएनए स्थायी है, इसलिए यूरेसिल क्षार इसमें नहीं होती है, इसमें थायमिन क्षार होती है। तो पहली तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, प्यूरिन क्या है और पायरिमिडिन क्या है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, देखिए ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, AG प्यूरिन है और थायमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन पायरिमिडिन है। इनमें स्ट्रक्चर में चेंज आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो मैंने सबसे पहले ये अलग कर दिए हैं, ये प्यूरिन है दोनों और ये आपके पायरिमिडिन है। अब पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जितना प्यूरिन होगा, टोटल प्यूरिन A प्लस G को अगर मैं जोड़ूँ तो ये टोटल पायरिमिडिन के बराबर होता है। अगर किसी सेल में हम डीएनए को देखें तो जितने प्यूरिन हैं उतने ही पायरिमिडिन होंगे। ठीक है, A प्लस G बराबर T प्लस C। ठीक, अब हम प्यूरिन और पायरिमिडिन की बात को छोड़ देते हैं। छोड़ते क्यों हैं? क्योंकि जो डीएनए का डबल हेलिकल संरचना होती है, उसमें ऐसा नहीं होता है कि प्यूरिन प्यूरिन एक साथ है और पायरिमिडिन पायरिमिडिन एक साथ है। वहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ एक प्यूरिन एक पायरिमिडिन के साथ बॉन्डिंग बनाती है। तो अब हम इसको वे ऑफ बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। आपको याद रखना है, एडेनिन बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ और इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब मैंने
जो है प्यूरिन अब पिरिमिडीन के साथ किस प्रकार से पेयरिंग करता है, और ग्वानिन जो पेयरिंग करता है वो साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है। 3 क्षार इसमें आके बनते। तो ये आपको सबसे पहले याद रखना है कि एडेनिन प्यूरिन है और थाइमिन पिरिमिडीन है, ग्वानिन प्यूरिन है, साइटोसिन पिरिमिडीन है। इनके बीच में डबल बॉन्ड है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, नेक्स्ट जो चरगाप्स ने जो इस पे वर्क किया तो इन्होंने ये बात निकाली कि एक ही मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रता है तो उसको हम इस प्रकार के ब्रैकेट में लिखेंगे। एक ही मोलर सांद्रता होती है थायमिन की मोलर सांद्रता के बराबर। ठीक है, और ग्वानिन की मोलर सांद्रता जो होती है वो साइटोसिन की मोलर सांद्रता के बराबर होती है। यानी हमें क्या याद रखना है कि एक की जितनी मोलर मात्रा है वो थायमिन के बराबर है, ग्वानिन की जितनी मोलर मात्रा है वो साइटोसिन की मोलर मात्रा के बराबर है। और ये प्यूरिन है, इनको हम ऐड करेंगे तो ये थायमिन और साइटोसिन के बराबर। इनको ऐड करने पर इनको ऐड करने पर इनकी जितनी मात्रा होगी वो थायमिन और साइटोसिन के बराबर होगी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि एडेनिन की जो मात्रा है वो थायमिन के बराबर है और ग्वानिन की मात्रा किसके बराबर है, साइटोसिन के बराबर है। इस साइड हमारे प्यूरिन है, इस साइड हमारे पिरिमिडीन है। पहला रूल हमने पढ़ा था प्यूरिन की मात्रा बराबर पिरिमिडीन की मात्रा। ठीक, अब इसमें हम देखिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एडेनिन प्लस साइटोसिन। ठीक है, हम इसे क्रॉस बना के इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। एडेनिन प्लस साइटोसिन ये होता है ग्वानिन प्लस थायमिन के बराबर, हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, ग्वानिन प्लस थायमिन के बराबर भी हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जितना एडेनिन होता है उतना ही थायमिन है। सपोज एडेनिन की मात्रा यहाँ पे मैं आपको उसको बताती हूँ। एडेनिन की मात्रा जो है यहाँ पे 3 है तो थायमिन की मात्रा भी 3 होगी। ग्वानिन की मात्रा अगर 2 है तो साइटोसिन की मात्रा भी 2 होगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला कि एडेनिन जो कि प्यूरिन है इसका जो पूरक है वो हमेशा थायमिन होता है, लेकिन अगर इसके पूरक के अलावा इसको दूसरे पिरिमिडीन से जोड़ा जाए, एडेनिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानिन प्लस थायमिन, यानी 3 + 2 बराबर 5, 3 + 2 बराबर 5, तो ये बराबर अमाउंट इनका आता है। ठीक है, ये सारे चरगाप्स रूल के नियम हैं, इनको आपको याद रखना है। पहला नियम था प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन के बराबर होती है। दूसरी मात्रा थी कि एडेनिन की मोलर मात्रा थायमिन की मोलर मात्रा के बराबर होती है और ग्वानिन की मोलर मात्रा साइटोसिन की मोलर मात्रा के बराबर होती है। ठीक, तीसरा मैंने बोला कि A + C बराबर G + T। ठीक, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम A + T को जोड़ दें, A + T, ठीक है, और अपॉन कर लें G + C। ठीक है, A + T A T के बराबर है, G C के बराबर है, तो क्या ये 1 के बराबर आएगा? ये 1 के बराबर बहुत रेयर आता है, बहुत कभी कभार ऐसा हो कि A + T और G + C की मात्रा क्या हो, बराबर हो, ऐसा देखा नहीं गया है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए 3 और 3 6 हैं और ये 2 और 2 4 है, तो इसका मान 1 नहीं आएगा। इसका मान कितना भी आएगा वो एक कांस्टेंट होगा एक स्पीसीज के लिए। तो A + T बराबर G/G + C ये 1 के बराबर नहीं होता है, बहुत रेयरली मे और मे नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, A+ देखिए A और A तो A + C और T + G बराबर हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँ कि A + T इज इक्वल टू G + C ये नहीं हो सकता है। यानी हम जोड़े में कंपैरिजन करें कि A + T क्या G + C के बराबर होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है कि जो A और T जो एक पूरक बनाते हैं G + C के बराबर हो। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं होते हैं, आपको याद रखना है। A + T इज नॉट इक्वल टू G + C। ठीक है, G + C में क्या है, ये प्यूरिन और ये पिरिमिडीन है।
अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये जी और सी जो है इनकी मात्रा प्रोकैरियोटिक्स में ज़्यादा होती है। जो स्मॉल एनिमल होते हैं बैक्टीरिया, तो उनमें इनकी मात्रा ज़्यादा होती है और इनकी मात्रा ज़्यादा होने के कारण सूक्ष्म जीवों का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जी प्लस सी किस में ज़्यादा होता है, प्रोकैरियोटिक्स में ये ज़्यादा होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि ए प्लस टी इज इक्वल टू नॉट जी प्लस सी। कभी कभी ये इसके बराबर हो सकता है और जी सी की मात्रा ए टी की तुलना में प्रोकैरियोट्स में अधिक होती है। आज मैं आपको चलगाप्स रूल ही बता रही हूँ। कल जैसे मैंने लिखा हुआ है कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। हम अब इसके बारे में बात करेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या है, ये किस प्रकार से जुड़ते हैं, और तब हम पढ़ेंगे जो हमारा आपका वॉटसन क्रिक्स ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया है, डीएनए का डिकॉन्जुगेट मॉडल दिया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।